6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। छोटे बच्चे अभी स्कूल ही पहुंचे थे। मंडे मॉर्निंग के करीब 8 बजे थे। लोग दफ्तरों में जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों को आसमान पर अमेरिकन बोइंग B-29 जहाज़ उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक 8:15 पर उस जहाज़ में से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक एटम बम है। लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि आज उन पर एटम बम गिराया जाएगा। 43 सेकंड्स तक ये नीचे गिरता रहता है और इसके बाद अचानक से सब तबाह व बर्बाद हो जाता है। शहर में मौजूद हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल में बहुत सी रोशनी चमकती देखते हैं। ज़मीन का टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कुछ ही मिनट में 80,000 से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम क्यों फेंका। नाजरीन, वियर्ड फैक्ट्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। 7 दिसंबर 1941 ये हिस्ट्री का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर जैसे एक आफत ही टूटने वाली थी जिसका किसी को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। बैटल शिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर नेवी के ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और इसके बाद इनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पर लग जाता है। सुबह के 7:57 पर डोरस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में ना सुनना चाहे। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा पड़ा है। पलक झपकते ही जैसे अमरीकी नेवल बेस पर कयामत ही टूट पड़ी हो। जापानीज एयरक्राफ्ट्स अमरीकी बहरी जहाज़ों और एयरक्राफ्ट्स को चुन चुन कर तबाह कर रहे थे। ये हमला अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था। नाजरीन, अगर माजी पर निगाह दौड़ाई जाए तो पता ये चलता है कि 1941 में वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वही चाइना जिसकी आज अमेरिका खुलकर मुखालफत करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे और जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में होने वाले नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल दूर रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल परेशान कर रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज मुसलसल कम हो रहे थे। जापान मुख्तलिफ मुल्कों पर कब्जा करता जा रहा था ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दूर कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया भी जापान की नज़र में थे। मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटेन कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ को भी जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास अपना ऑयल नहीं था बल्कि वो अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने यह कंडीशन रखी कि पहले इसको चाइना से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल की कमी की वजह से जापान की पोजीशन मुसलसल कमज़ोर हो रही थी। आखिर जापान ने यह फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फौज वापस नहीं मंगवाएगा बल्कि अंदर ही अंदर इसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इंडोनेशिया इस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी। वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी।
जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर फिलीपींस पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन जापान के पास ऑयल तेजी से खत्म होता जा रहा था, इसके पास हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री ने यह फैसला किया कि वो पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस ही उड़ा डालेंगे ताकि इसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर बेस पर हमला करने की तैयारी में लग चुका था। इसने अपनी फौज तैयार करनी शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटल शिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स थे। देखा जाए तो अमेरिका की नेवल बेस पर भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए काफ़ी फौज मौजूद थी, मगर इसके लिए उनको इस हमले का पहले से पता होना ज़रूरी था। जापान ये हमला हर तरह से खुफिया रखना चाहता था, इसीलिए ये फैसला किया गया कि हमले से पहले कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी। यही वो जगह थी जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमले के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर बेस पर 2 अलग अलग ग्रुप्स में हमला कर दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल बेखबर थे, उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट्स के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर बेस पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले अमेरिकन्स ने यह समझा कि हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट्स के बाद एयरक्राफ्ट्स का दूसरा ग्रुप आया और उसने बची खुची बेस भी उड़ा डाली। पूरे 1 घंटे 15 मिनट्स तक ये हमला जारी रहा। जापान का पलड़ा इसमें भारी रहा। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से जायद क्राफ्ट्स तबाह हो चुके थे। हर तरफ धुएं के बादल मंडला रहे थे। इस दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप पर अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की स्टार्ट में किया था। डोरस को लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान एक सायरन सुनाई दिया। जितनी देर में डोरस सायरन सुनकर शिप से बाहर आता, एक जापानीज मिसाइल उसकी शिप पर लगा, जिससे शिप कैप्टन और बहुत से ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरस ने अकेले उन जख्मियों को रेस्क्यू करने के बाद एंटी क्राफ्ट शिप पर जाकर जापानीज एयरक्राफ्ट पर हमला कर दिया। इसने बगैर किसी ट्रेनिंग के 6 क्राफ्ट मार गिराए। डोरस वो पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। जापान ने इस हमले में 29 एयरक्राफ्ट्स खोए थे। 1 घंटा 15 मिनट हमलावर होने के बाद जापानी एयरक्राफ्ट्स वापस चले गए। वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। अगले 3 महीनों तक अमेरिका पर्ल हार्बर बेस को रिपेयर करने में लग गया। ठीक 4 महीने के बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बौछार कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था। उसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जारी रही 4 साल तक। बिलाखिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड प्ले कर दिया। तो नाजरीन, ये वजूहात थी जिनकी बिना पर अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।